दोस्तों नमस्कार। एनडीटीवी भी बिक गया। वो बिकना चाहता नहीं था, लेकिन उसने कर्ज लिया था और जिससे कर्ज लिया था उसे ही खरीद लिया गया। तो फिर एनडीटीवी की खरीद भी हो गई और उसे पता भी नहीं चला कि दरअसल वह खरीदा जा रहा है या फिर वो बिक रहा है, या फिर जिस रोशनी का जिक्र वो भारत के मीडिया के भीतर लोकतंत्र के अलख को जगाने के लिए करता रहा, वह एक झटके में बुझ गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है और सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। भारत तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर जाना जाता है और बिजनेस मॉडल से ऊपर भारत के लोकतंत्र का मॉडल चलता है। लेकिन इस लोकतंत्र के मॉडल पर कॉरपोरेट कैसे कब्जा करते चले जाए और इस देश के भीतर जो भी खबर जिस भी रूप में दिखाई जाए या जो भी राजनीतिक विचार जिस तरीके से आए, सुबह से लेकर रात तक टेलीविजन स्क्रीन पर जो रेंगते चले जाते हैं, उसमें राजनीतिक विचार सिर्फ सत्ता के रहे हैं। और जब सुबह से रात तक सिर्फ एक ही विचार आपके सामने उभरते चले जाएंगे तो आपके सामने उसे खारिज करने का कोई मौका नहीं होगा। और भारत के भीतर मीडिया का यही हाल हो चला है। लेकिन उसकी शुरुआत यूं ही नहीं हुई है। उसकी शुरुआत के पीछे भारत की राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन रहा है। भारत की राजनीतिक सत्ता का कॉरपोरेट के साथ जबरदस्त प्रेम रहा है, गठजोड़ रहा है, सांठ गांठ रही है। और इस बात का जिक्र तो लगातार हर कोई कर रहा था कि जो करीबी कॉरपोरेट मित्र हैं उनको कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति को दिया जा रहा है। लेकिन कहां यह आवाज उठती थी? इस देश के भीतर में हजारों मुश्किलें आई। उन मुश्किल हालातों में बार बार यही सवाल उठा कि भीड़ तंत्र न्याय कैसे कर सकती है। इस बात को लेकर भी सवाल उठा कि दरअसल एक समुदाय विशेष को निशाने पर सत्ता अगर लेती है तो कानून कुछ काम करते हुए दिखाई क्यों नहीं देता है। लेकिन इस पर बहस नहीं हो पा रही थी। बहस सिर्फ इस बात को लेकर हुई कि दरअसल राजनीतिक सत्ता जो सोचती है वही सही है। और उस कड़ी में एनडीटीवी की महत्ता सिर्फ इतनी भर थी कि वो एक लौ की तरह चमक रहा था और इस बात का एहसास करा रहा था कि देश में कहीं भी कुछ भी अगर कोई घटना लोगों से जुड़ी हुई होती है तो वह उसे दिखाएगा, बताएगा, सूचना के तौर पर ही देगा। यानी भारत की लोकतांत्रिक स्थितियां इतनी सिमटती चली गई कि सूचना के तौर पर भी कोई मीडिया काम कर रहा है, यह भी सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। आप कहेंगे यह तो एक बिजनेस मॉडल है, इसमें राजनीतिक सत्ता कहां से आ गई और एनडीटीवी किस रूप में लौ जगा रहा था? यह सवाल कोई भी कर सकता है। हमें लगता है कि यह बिजनेस मॉडल की पहुंच नहीं है, यह भारत में लोकतंत्र के मॉडल के खत्म होने की एक आखिरी पहल है। उस आखिरी पहल के आश्रय जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपके हाथ में सिनेमा नहीं रहे, आपके हाथ में लेखन यानी नॉवेल भी ना रहे, आपके पास म्यूजिक भी अपना नहीं बच पा रहा हो, आपके थिएटर भी लगातार सत्तानुकूल हो चले हों, टेलीविजन पर इंटरटेनमेंट हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर भी दखल बढ़ते चला जा रहा हो, पब्लिक डिबेट को लेकर भी सत्ता अगर क्रिटिकल हो, तो ऐसे में टेलीविजन मीडिया का क्या हाथ होता है और इस देश के भीतर में मीडिया की पहचान किस रूप में आज से नहीं, आजादी के वक्त से रही है। संघर्ष के साथ मीडिया जुड़ा है। उस संघर्ष में आजादी के क्षणों में इस देश के नेताओं का पत्रकार होना और पत्रकार काली कोठरी में रहकर भी जिन बातों का जिक्र आपातकाल के दौर में भी करता रहा और मंडल कमंडल के प्रयोग के वक्त भी लगातार वह कोशिश करता रहा, 84 के वक्त भी किया और 2002 के दंगों के वक्त भी किया। लेकिन यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जाएगी जो आवाज सत्ता से सवाल करती हुई दिखाई दे? तो हमें लगता है कि आज उस बिजनेस मॉडल को भी समझिए और लोकतंत्र के खत्म होते मॉडल को भी समझिए। जैसे ही मीडिया का जिक्र होगा उसमें हो सकता है आपके जहन में यह बात आए कि वाकई 400 करोड़ से ज्यादा अगर एनडीटीवी ने लिया था तो उसे लौटाया क्यों नहीं? क्या वो इंतजार कर रहा था कि वो नहीं लौटाएगा और अपने तरीके से अपना काम करते चलेगा तो लोन यानी कर्ज देने वाला शख्स कल को बिकेगा नहीं? और लोन दिया किसने था? लोन उस शख्स और उस कंपनी के जरिए ही शुरुआती दौर में आया था। यह जिक्र हम आपसे 2009 का कर रहे हैं। उस समय रिलायंस ने
यह डील दी थी और यह कर्ज दिया था, वो दस्तावेज बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि किस तरीके से उस समय जो 403 करोड़ रुपए दिए गए थे वीसीपीएल को, जो कंपनी बनाई गई थी, वह भी रिलायंस से जुड़ी हुई थी, और उसने किस तरीके से प्रमोटर के तौर पर जो कंपनी एनडीटीवी की थी, जिसको बिकने का शौक या बिकने का खौफ नहीं, वह थी आरआरपीआर यानी राधिका रॉय प्रणव राय, इनके नाम की कंपनी थी। 29.2% का जो शेयर था वह एक झटके में रिलायंस के पास से होते हुए वह चला गया अडानी के पास। तो क्या सब कुछ इतना आसान था? इतना आसान नहीं था, और इतना आसान होता भी नहीं है आपका जब तक संस्थानों पे कब्जा ना हो। तो क्या ऐसे मौके पर सेबी खामोश रहेगी, या सेबी ने खामोशी थाम ली है? क्योंकि अब 51% तक शेयर पहुंचने के लिए जो 26% ओपन मार्केट में अडानी खरीदने जा रहे हैं, वह तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि सेबी कैसे चू भी करेगी। और सेबी के भीतर मौजूदा वक्त में पहली महिला चेयरमैन आई है, जो आईएएस नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आई है, जिनकी जिंदगी के 20 साल आईसीआईसीआई बैंक के साथ खप गए। सब कुछ इस देश में पहली बार हो रहा है, और उन होने के दौरान जो चेक एंड मेट का खेल होता है, उसमें अपने प्यादों को कहां कहां नियुक्त करना है यह भी बताया जाता है। और जिस वीपीसीएल कंपनी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उस कंपनी को महेंद्र नहाटा के पास थी, यानी वीसीपीएल कंपनी महेंद्र नहाटा, ये खुद जो है गुजरात से आते हैं। तो गुजरात के नहाटा साहब, गुजरात के अंबानी, गुजरात के अडानी, गुजरात के देश के गृह मंत्री, गुजरात के देश के प्रधानमंत्री, इस चक्र को जिस दिन समझ जाइएगा, खुले तौर पे समझ जाइएगा कि कैसे बिजनेस मॉडल राजनीतिक सत्ता के अनुकूल होता है। वह महेंद्र नहाटा, जो कि धीरू भाई अंबानी के एक वक्त करीब हुआ करते थे, लेकिन मुकेश अंबानी के करीब नहीं थे। और उस नहाटा साहब को किसने मना लिया होगा, जिस देश में राजनीतिक सत्ता लगातार अडानी को इस रूप में बढ़ा रही है कि वो अंबानी को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और आने वाले वक्त में और पीछे छोड़ेंगे। तो नहाटा साहब का अंबानी से नहीं पटता है, नहाटा साहब अडानी के करीब नहीं, लेकिन नहाटा साहब सत्ता के गलियारे में घूमते रहे हैं, राज्यसभा जाने के लिए मचलते रहे, राज्यसभा पहुंच भी गए। अब इन परिस्थितियों के भीतर जो खेल होगा वो लोकतंत्र के मॉडल को देखा जाए, भारत के भीतर के मीडिया की स्थितियों को देखा जाए, या फिर उस बिजनेस मॉडल में ही फंस कर रहा जाए, जिसका आखिरी सच यही है कि 26% भी अब वो अडानीज बहुत जल्द अपने हाथ में ले लेंगे। 55% के पास उनका एनडीटीवी पर कब्जा हो जाएगा, और उस एनडीटीवी के भीतर में राधिका रॉय, जो प्रणव राय की पत्नी है, उनके पास 16.3% शेयर बचे होंगे। प्रणव राय के पास 15.9% यानी 32.2% शेयर इनके पास होंगे। बाकी एफपीआईज के लगभग 14.5% शेयर वह भी उधर चले जाएंगे। इंडिविजुअल्स के शेयर हैं 12.6%, वह भी उधर चले जाएंगे, और बाकी भी 11%, 11.3% शेयर है, वह भी चले जाएंगे। तो शेयर के खेल में मत फंसिए, खुले तौर पर, सीधे तौर पर समझिए कि इस देश का मीडिया और इस देश के भीतर में मीडिया को फ्री मीडिया ना रखते हुए गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो कॉरपोरेट के पूंजी के आश्रय किस आसानी से कर सकती है। इसकी शुरुआत हुई थी जिस वक्त, याद कीजिए, 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के अगले दिन ही इस बात का ऐलान होता है कि दरअसल अब रिलायंस ग्रुप, उस समय 42nd एनुअल मीटिंग थी, उसमें जिक्र किया जाता है कि अब हम लोग मीडिया में भी आ गए, और न्यूज़ 18 नेटवर्क उनके हाथ में आ गया, जिसके पास 72 चैनल, 80 करोड़ यूजर्स थे। यानी एक लिहाज से 70-80% टीवी व्यूवरशिप उनके साथ खड़ी थी। उसमें न्यूज़ 18 नेटवर्क में CNN IBN, न्यूज़ 18, CNBC, TV 18, CNBC आवाज, गुनते चलेगा IBN लोकमत, और पूरा रीजनल जो ETV का था, कमोवेश हर भाषा में वो देश के भीतर चलता है, वह भी उनके पास आ गया। वेबसाइट जो अलग अलग चलती थी, जिसमें फर्स्ट पोर्ट भी, वह भी उनके पास आ गया। जियो प्लेटफॉर्म उन्होंने डेवलप कर ही दिया था। जियो प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ही चस्पा की गई थी 2015 में। उससे पहले उन्होंने केबल नेटवर्क में हाथ डाला, उन्होंने डेन नेटवर्क को हाथ में लिया, हैथवे को अपने साथ लिया। यानी दिखाने से लेकर कैसे आपके घर तक पहुंचे
और अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो वहां मोबाइल और नेटवर्क भी उनके पास रहे, एक ऐसा पूरा खांचा अंबानीज ने क्रिएट किया। तो ऐसे में अडानीज और अंबानीज के बीच का जो सियासी झगड़ा था, जिसमें नरेंद्र मोदी किस तरफ खड़े होंगे, यह लगातार अडानीज के बढ़ते हुए नेटवर्क से समझा जा सकता है कि वह इसी तरफ खड़े होंगे। और ऐसे में उनको भी एक परसेप्शन बनाने की जरूरत थी, और उस परसेप्शन को बनाने की शुरुआत उन्होंने पिछले साल सितंबर से की थी, जब उन्होंने स्पेशली एक मीडिया को लेकर सीईओ की नियुक्ति की। और उस नियुक्ति के साथ मैसेज साफ हो गया, अब अडानी जाना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत वेबसाइट क्विंट को खरीद कर की, 49% स्टेक वहां पर लिए। लेकिन सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया का था, और उस मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एनडीटीवी, जो भागम भाग चकाचौंध दौड़ती हुई मीडिया के भीतर से अलग हाशिए पर दिखाई देता है। लेकिन लोग इस दौर में सूचना भी नहीं मिल पाए, तो जानकारी के लिए किसे देखें, कैसे देखें? तो एनडीटीवी एक टिमटिमाते हुए बाती की तरह था, और अब वह भी बिक गया। तो इस देश के भीतर में जब आप चैनलों की कतार देखेंगे तो हर जगह आपको दाग और धब्बे बहुत बड़े मिलेंगे, क्योंकि जो पैसा इस देश के भीतर में अंबानी ने शुरुआत में लगाया था, वह एनडीटीवी में लगाया, तो न्यूज नेशन में भी लगाया, इंडिया टीवी में भी लगाया, न्यूज 24 में भी लगाया। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के बाद सबको समझ में आ गया अपने कब्जे में करना है। और परसेप्शन बनाने की लड़ाई राजनीतिक सत्ता ने कैसे इस देश के मीडिया को अपने साथ ले लिया, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब इसके तौर तरीके क्या होते हैं, पहले यह समझ लीजिए। जिस तौर तरीके के हिसाब से जब स्वतंत्र मीडिया को खत्म किया जाता है, तो इसमें ऑनर्स जो होते हैं, यानी मालिकान जो होते हैं, उनको भी हायर और फायर किया जाता है। हम और आप जानते थे कि मजदूरों को हायर और फायर किया जाता है, जर्नलिस्टों को हायर और फायर किया जाता है, एडिटर्स को हायर और फायर किया जाता है, यानी लिए और निकाल दिए। लेकिन ऑनर्स को भी ऐसे किया जा सकता है। यह इस कॉरपोरेट के मॉडल के नए नियम कायदे हैं जो सरकार के वर्धस से चलते हैं। यानी राज्यों में सरकार नहीं गिराई जाती, अब तो कॉरपोरेट के जरिए ऑनर्स को भी इधर से उधर कर दिया जा सकता है। यह नजारा अब एनडीटीवी के सामने खुले तौर पर है। प्रणव राय यानी भारत के मीडिया के पायोनियर शख्स, अब उनकी क्या हैसियत होगी, किस रूप में होंगे, आने वाले वक्त में क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, यह सब इंतजार कीजिए। लेकिन भारत में लोकतंत्र के मॉडल को समझिए, जहां ऑनर्स को हायर फायर करने के लिए इस देश में बिजनेस मॉडल, इस देश का शेयर बाजार से भी सब काम में लग जाता है, और जिस दिशा में सत्ता होती है उसी दिशा में वो काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है कि जर्नलिस्ट और एडिटर्स, इनको भी कैसे किसे ऊपर बढ़ाना है, किस रूप में नीचे ले जाना है, यह तय ऑनर करते हैं। वो ऑनर जो सत्ता के इशारे पर चल रहे होते हैं, और इसके साथ जुड़ा होता है पॉलिटिकल व्यूज। वो कौन सा पॉलिटिकल व्यूज है जिसको इन जर्नलिस्टों और संपादकों के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। यानी जर्नलिस्ट के अपने कोई व्यू नहीं होंगे, उनके कोई अपने सामाजिक सरोकार रहे हों तो वह निकल कर नहीं आएंगे। वह सिर्फ इस रूप में काम करेंगे कि जिस पॉलिटिकल व्यू की जानकारी निकलकर सत्ता से आएगी, ऑनर तक पहुंचेगी, वह संपादक और पत्रकारों में के भीतर चली जाएगी। और जो ऑनर होगा वह भी सबसे बड़ा संपादक अपने संस्थान में होगा, यानी वह भी जर्नलिस्ट हो जाएगा, चाहे पैसा उसके पास हो, लेकिन जर्नलिस्टिक स्किल उसके पास सबसे बेहतरीन होगा। तो वो अंबानीज के पास जर्नलिस्टिक स्किल है, और अब अडानीज के पास भी जर्नलिस्टिक स्किल होगा, क्योंकि हर किसी की नज़र तो इस पर जरूर होगी कि आखिर एनडीटीवी का नया एडिटर कौन होगा, वो किसे लेकर आएंगे, और उसके जरिए क्या साधना चाहेंगे, अपने परसेप्शन को ठीक करना चाहेंगे, या फिर 2024 को लेकर जो राजनीतिक सत्ता के भीतर खौफ मंडरा रहा है कि कहीं 272 से नीचे आ गए तो वह परसेप्शन काम कैसे करेगा, जिसमें दूसरे दल मदद कर दें या फिर समर्थन दे दें। तो उस परसेप्शन को जिलाने के लिए अगर अंबानीज और अडानीज का युद्ध अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड में चल निकला है, और किसकी नेटवर्क ज्यादा होगी और ओवरटेक करते हुए अडानी आगे निकल गए हैं, तो इसका मतलब है उनके द्वारा बनाया गया परसेप्शन खुद के लिए और सत्ता के लिए मायने रखेगा। और दूसरा कोई परसेप्शन इस दौर में निकल ही ना पाए,
इसकी भी बेचैनी रहेगी और इसको लेकर चिंता रहेगी, तो इसके भी छोटे छोटे नियम कायदे लगातार आते रहेंगे जो सोशल मीडिया को प्रभावित भी करते चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल उसके बाद आइए, चौथा इशू होता है, पहला ऑनर हायर फायर, दूसरा जर्नलिस्ट एडिटर, तीसरा पॉलिटिकल व्यूज और चौथा होता है अपोजिशन को शट कर देना। यानी कल्पना कर रहे हैं जिस दौर में कांग्रेस जैसी 1885 का राजनीतिक दल इस देश में भारत जोड़ो संघर्ष की शुरुआत, इस देश में जो भी संस्थान है, जो लोगों से जुड़े हुए संस्थान है, उनको लेकर काम करना चाहता है, यानी सिविल सोसाइटी से जुड़कर काम करना चाहता है। दूसरी तरफ उस सिविल सोसाइटी को दिखाने के लिए कौन सा चैनल होगा, कौन सा माध्यम होगा, कौन सी मीडिया होगी, तो क्या देश जन आंदोलन की दिशा में चला जाएगा? या कांग्रेस ऐसा सोच पाती भी है कि वो जन आंदोलन इस देश में शुरू कर देगी? और जो सिविल सोसाइटी है, जो एक लिहाज से नेशनल बुर्जुआजी के तौर पर उनकी पहचान होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी और उस दिशा में वो काम करते हैं और उन्हीं के विचार मायने भी रखते हैं, क्योंकि कोई दूसरा, हर कोई सामान्य आदमी जेल जाने को कहां तैयार होगा, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग संघर्ष करते हुए ये काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया अगर शटडाउन है विपक्ष के लिए, तो वहां की कोई आवाज इस देश में कहां पहुंचेगी? जहां आवाज पहुंचानी है, क्या वहां तक इस आंदोलन की खुशबू महक नजर आनी चाहिए? यह एक पॉलिटिकल कार्य है। मीडिया दरअसल उसमें सहयोग करता है, लेकिन जब चार चीजों पर आपने रोक लगा दी और इसके पैरेलल में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो फ्री मार्केट का आता है, उस पर भी अगर बंदिशें हैं, एडवर्टीजमेंट से लेकर सारी चीजों को, यानी मदद देने तक से लेकर, प्रणव राय चाहें तो अगर उनको कोई 500 करोड़ रुपए दे दे तो वह मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं और अपने शेयर की ताकत मजबूत करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखेंगे। लेकिन 500 करोड़ देगा कौन? क्योंकि जो रकम के जिक्र हो रहा है बार बार कि 26% जो खरीदने का जिक्र है कि हम 26% खरीदेंगे, उसके लिए लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी अपने तौर पर अडानीज को, जो 26% वो मार्केट से खरीदने जा रहे हैं। अब यहां पर दो सवाल और निकल कर आते हैं कि 29% खरीद चुके हैं, 26% ओपन ऑफर लेकर आ चुके हैं, जो खरीदा गया है उसके लिए 114 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो खरीदना है उसके लिए 493 करोड़ रुपए का जिक्र है, क्योंकि उसमें ओपन ऑफर में प्रति शेयर 294 रुपए का जिक्र किया गया है। हालांकि बाजार में अभी 360, 65, 70 रुपए तक जा रहा है एनडीटीवी का शेयर, लेकिन 294 रुपए किए गए हैं अडानी ग्रुप की तरफ से, तो 493 करोड़, यानी ध्यान दीजिए 493 करोड़ में खरीदे जाएंगे 26% और 29% लिए गए सिर्फ 114 करोड़ में। दोनों को मिला दीजिएगा तो 507 करोड़ का ही खेल है। यानी जिस डबडबाती हुई लौ को लेकर हम मीडिया के भीतर एक उजियारा देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कीमत 507 करोड़ और उसकी एवज में 500 करोड़ अगर प्रणव राय के पास आ जाए तो वह भी मार, लेकिन पैसा देगा कौन? जो देगा उसके दरवाजे पर कल कौन खड़ा होगा, यह बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। और मीडिया के भीतर कहा जाता है बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक चलती हैं, तो क्या एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर में कॉरपोरेट कल्चर के जरिए राजनीतिक सत्ता की तानाशाही का रूप निकल कर आ रहा है? क्योंकि इसके पैरेलल में अगर आप देखिएगा तो इंटरनेट सरकार जहां चाहे जिस रूप में चाहे जब चाहे बंद कर सकती है, जो न्यूज ब्लॉक है उस पर जब चाहे जिस रूप में रोक लगा सकती है, वेबसाइट्स पर अगर गलत विचार आ रहे हैं जो सरकार के अनुकूल नहीं है उस पर रोक लग जाता है, एडवर्टाइजिंग जो होती है जो कि एक लिहाज से प्रॉफिट मेकिंग परिस्थिति में किसी भी मीडिया हाउस को लेकर आती है, और मीडिया हाउस का भी एक अपना मॉडल होता है जो कि बिजनेस मॉडल होता है। वो बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए लोकतांत्रिक देश के भीतर के जो भी संस्थान हो, जो भी आधार हो, जो भी हथियार हो, अगर सारे के सारे शिफ्ट राजनीतिक सत्ता के पास चले जाएंगे तो इंस्टीट्यूशंस डगमगाते हुए इस देश ने देख लिया। लोकतंत्र के तीनों संस्थानों को देख लिया। चौथे संस्थान को लेकर किसी ने अगर उम्मीद बनाई भी होगी तो वो चौथा संस्थान भी किस तरीके से अब सत्ता के एकमात्र पिलर के साथ उसको मजबूती देने के लिए काम करेगा, यह खुले तौर पर ऐलान हो गया। और उसके लिए बिजनेस मॉडल, कॉरपोरेट, शेयर बाजार, शेयर मार्केट से भी इस देश की राजनीतिक सत्ता का योगदान सब कुछ नजर आता है। आखिर में 5-6 सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी देश के भीतर में अगर मीडिया नहीं है तो उसके मतलब क्या होंगे? एक बात।
दूसरी बात, अगर मीडिया है लेकिन वह सिर्फ राजनीतिक सत्ता का ही जिक्र करता है तो लोगों के जहन में कौन से सवाल उठेंगे? उनको भूख लगेगी, कल को 5 किलो अनाज बंद कर दिया जाएगा, पता चलेगा यह देश सक्षम था, जो 5 किलो फ्री में अनाज बांट रहे थे वो सक्षम था, चाहे वो सक्षम हो या नहीं हो। बेरोजगारी निकल कर निकले, आपने पीएचडी कर ली, अब रोजगार चाहिए, कहा जाएगा वो सक्षम है। और प्राइवेट सेक्टर और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये ताकत है कि उनको वो ऑब्जर्व कर ले और यही बात सुबह से लेकर रात तक दिखाई जाएगी, आप मान लेंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज जो लगातार फीस वसूल रही है, पढ़ा नहीं पा रही है, रिसर्च का काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन में एक लिहाज से कंगाली छाई हुई है, लेकिन उसकी रैंकिंग देखिए दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज की तुलना में कितनी बेहतर है, यह बताया जाएगा, आप मान लेंगे। इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, इतना परसेंट अब बढ़ गया, अगले बरस की तुलना में इतना परसेंट और बढ़ रहा है। हमारी ग्रोथ वी से होते हुए अब कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ चुकी है, वो आई के आगे निकल चुकी है, इसको बताया जाएगा, आप मान लेंगे। सवाल नहीं है, यानी बैंक कंगाल हो रहे हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? आरबीआई कह रहा है हमसे महंगाई नहीं थमती है, कोई बताएगा नहीं तो आप कैसे जानेंगे? बिल्किस बानो, सवाल यह नहीं है कि वह रेप हुआ और हत्या हुई, सवाल है उसके साथ 2002 के दंगे जुड़े हुए हैं। दंगाई उस दौर में जिस तरीके से निकले थे, उस वक्त मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा था इस देश के भीतर में, अब अगर इस देश के भीतर में कहीं भी इस तरह के हालात अगर बनते हैं वो नहीं पता चलेंगे, या फिर कहा जाएगा कि दरअसल वो एक सोशल टेंशन है जिसको कानून के दायरे में रखकर अब उसको शांत कर दिया गया है, उससे राजनीति को मत जोड़िए, नहीं पता चलेगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपके भीतर, चाहे वो आंदोलन से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी निजी अपने इंटेलेक्चुअलिज्म से जुड़ी हुई हो, आपके रोजगार से जुड़ी हुई हो, आपकी कमाई और आपकी महंगाई को लेकर परेशानी से जुड़ी हुई हो, कुछ भी जानकारी अगर बंद होने लगेंगे दरवाजे, तो दोषी कौन है? और दोषी कोई भी हो, लेकिन जब मॉडल इस देश के भीतर में लोकतंत्र के मॉडल को खत्म कर रहा है, जो चौथा सबसे बड़ा सवाल है, उस लोकतंत्र के मॉडल को क्रिएट कौन करेगा और कैसे करेगा? जब उसके पैरेलल में पांचवा बड़ा इशू इस रूप में निकल कर आए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर इस देश में राय अगर यह बन गई कि सभी करप्ट हैं और सभी ने सत्ता में रहने के दौरान सिर्फ करप्शन की है, पैसा बनाया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया अपने आप सुविधा भोगने के लिए, उससे बेहतरीन परिस्थिति क्या होगी इस देश के भीतर में कि जो मौजूदा है वही तो ठीक है। जो एजेंसी होगी, सीबीआई होगी, ईडी होगी, आईटी होगी, सीवीसी होगी, जो भी आप एजेंसी का नाम लीजिए, वह जो काम कर रहे हैं उससे बेस्ट कोई काम नहीं हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन भी अगर अपने तौर पर सरकार को इस बात की अनुमति दे कि स्टेट का कानून नहीं काम करेगा इलेक्शन पीरियड में, सेंटर का कानून और उसके सुरक्षा कर्मी ही मायने रखेंगे और यही बताया जाएगा कि यही बेहतरीन है, तो आप क्या कर लेंगे? कश्मीर के भीतर में जो सेना मौजूद है और जो वहां पर मजदूर मौजूद है उसको भी वोटिंग पावर देंगे, और क्यों नहीं देना चाहिए, यह जब बताया जाएगा तो आप कहां सवाल कर पाएंगे कि इस देश के भीतर में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो देश के अलग अलग हिस्सों में है, वहां पर उनको वोटिंग पावर क्यों नहीं मिलता? यह सवाल भी नहीं उभर कर आएगा। कोई सवाल आपके जहन में नहीं आएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि एक बैलेट इस रूप में भी होता है, आप कहीं से भी अपने वोट डाल सकें, इसकी व्यवस्था भी होती है। लेकिन ये सारे सवाल गौण हो जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे वह इंफॉर्मेशन आपके दायरे से गायब हो जाएगी, जिस इंफॉर्मेशन को अपने देश को आगे बढ़ाने और देश के पुरानी परिस्थितियों को जानने के बीच हम लोग खड़े होते हैं। तो नई पीढ़ी जो तैयार होगी, उस पीढ़ी के सामने सिर्फ वही जानकारी और वही सूचनाएं होंगी जो सत्ता चाहती है। अगर वह सोचती है कि आजादी 2014 में मिली तो आपको इतिहास बदलना पड़ेगा। अगर वह सोचती है कि इस दौर में बेहतरीन किताब जो है वह सबसे बेहतरीन किताब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई किताब या उनके ऊपर लिखी गई किताब है, तो आपको मानना पड़ेगा। आप कहां सवाल कर सकते हैं? तमाम प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त में मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ हैं, आप कहां सवाल कर पाएंगे? क्योंकि आपके सामने दूसरे फैक्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि प्लानिंग कमीशन का क्या काम था और नीति आयोग क्या काम कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था और मौजूदा वक्त में फेडरल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। ये सवाल गायब हो जाएंगे। इस देश के भीतर में राज्यपालों की भूमिका,
इस देश के भीतर में सेंटर और सीएम के भीतर की समझ, इस देश के भीतर में ऑर्गेनाइजेशन, उसके भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी के मतलब सारी चीजें गायब हो जाएंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? सवाल एक और है, वह लोग जो एनडीटीवी के बिकने के बाद सवाल खड़ा करते रहे, वो पहले क्यों नहीं कर रहे थे, यह सवाल भी गायब हो जाएंगे। तो इन परिस्थितियों के भीतर हम कहां आकर खड़े हो गए हैं, सिर्फ इसे समझिए नहीं, इस रूप में समझिए कि आपके पास जानकारी के वो सारे रास्ते बंद हो चले हैं, जिन रास्तों से भारत को लोकतांत्रिक देश के भीतर फ्री सोसाइटी के लिए फ्री प्रेस की जरूरत थी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल में ना रहे, लेकिन एक झटके में पता चला कंट्रोल ही सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है। तब आप क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।